हेलो, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लैब राइट्स में। तो हम कर रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक लेक्चर सीरीज जिसका टॉपिक है लिम्ब डेवलपमेंट इन टेट्रापॉड्स। ये वीडियो इस लेक्चर सीरीज का थर्ड पार्ट है, स्पेसिफिकेशन ऑफ टेट्रापॉड लिम्ब। फर्स्ट पार्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। सेकेंड पार्ट में हमने एईआर के फॉर्मेशन एंड प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एक्सिस डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है लिम्ब के स्पेसिफिसिटी के लिए, यानी कि लिम्ब फोर लिम्ब में डेवलप होगा या फिर हाइंड लिम्ब में डेवलप होगा, ये कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। जिनके लिए टॉपिक नया है उनके लिए सजेशन है कि आप इस ओवरऑल सीरीज को सीरियली देखें, यानी कि पहले दो वीडियोस को देखें देन इस थर्ड पार्ट को देखें। आपको लिंक्स अभी वीडियो के अपर राइट कॉर्नर पर फ्लैश होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक्स प्रोवाइडेड हैं। तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस दो लेक्चर्स की एक क्विक रिकैप लेते हैं। हमें पता है कि लेटरल प्लेट मेसेनकाइमल सेल्स FGF10 मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। ये FGF10 मॉलिक्यूल आगे अपने सिग्नलिंग के हेल्प से मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म के बीच में ऐसे इंटरेक्शंस की शुरुआत करते हैं जो कि आगे लिम्ब के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके बाद हमने देखा था AER और प्रोग्रेस जोन का क्या रोल होता है लिम्ब के फॉर्मेशन में, जिसके लिए हमने ये 5 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ा था। पहले 4 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूव हुआ कि AER एंड प्रोग्रेस जोन दोनों के बीच की इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिम्ब के फॉर्मेशन के लिए। जहाँ तक प्रोग्रेस जोन की बात करें, जो कि डिस्टल मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, इस केस में हमने ये भी देखा था कि लिम्ब के फॉर्मेशन के लिए लिम्ब मेसेनकाइमा का होना ज़रूरी है। ओके, एंड नॉन लिम्ब मेसेनकाइमा सेल्स लिम्ब के ग्रोथ में कोई हेल्प नहीं करते हैं। देन ये लास्ट फिफ्थ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें पता है कि AER का फंक्शन क्या होता है, FGF8 मॉलिक्यूल को रिलीज करना, और ये FGF8 मॉलिक्यूल लेटरल प्लेट मेसेनकाइमल सेल्स को इंड्यूस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा FGF10 रिलीज करने के लिए एंड कंटिन्यूसली प्रोलिफरेट करने के लिए। ये प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लिम्ब बर्ड के ग्रोथ के लिए। ओके, तो AER का फंक्शन सिर्फ FGF8 सिक्रीट करना होता है या इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व है, ये देखने के लिए फिफ्थ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया गया। फिफ्थ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, सपोज दिस इज लिम्ब बर्ड, ठीक है, इस लिम्ब बर्ड से AER को रिमूव किया गया एंड उसके प्लेस पे FGF बीड्स को इंसर्ट किया गया। इसके रिजल्ट में हमें नॉर्मल लिम्ब फॉर्म होता हुआ देखा। ओके, तो ये प्रूव हो गया कि ओके AER का फंक्शन है FGF को रिलीज करना एंड लिम्ब के ग्रोथ में हेल्प करना। अगला क्वेश्चन ये था कि लिम्ब ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वो लिम्ब आगे चल के फोर लिम्ब बनेगा या हाइंड लिम्ब बनेगा, ये स्पेसिफिसिटी कहाँ से प्रोवाइड होती है। ये क्वेश्चंस राइज होने लगे जब अर्ली लिम्ब इंडक्शन वाले एक्सपेरिमेंट्स होने स्टार्ट हुए। अर्ली लिम्ब इंडक्शन के दौरान बेसिकली क्या हुआ, सपोज ये बॉडी ट्रंक है, ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है बॉडी का। दो रीजंस हैं, एक होता है फोर लिम्ब फील्ड एंड एक होगा हाइंड लिम्ब फील्ड। बेसिकली ये वो रीजन्स होंगे जहां पे फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब का डेवलपमेंट होगा। सो अर्ली लिम्ब इंडक्शन में लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, अभी तक के एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये समझ में आ गया कि FGF बीड्स जो हैं वो केपेबल हैं AER के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सो उन्होंने इस FGF बीड को यूज करके अर्ली लिम्ब इंडक्शन कराने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने फोर लिम्ब रीजन में एंड हाइंड लिम्ब रीजन में FGF बीड्स इंसर्ट किए। इसके अलावा इन्होंने कुछ मिडिल रीजन्स में भी बीड्स को इंसर्ट किया। FGF जो था वो केपेबल था अर्ली लिम्ब इंडक्शन के लिए, लेकिन हर केस में अलग तरीके के लिम्ब की फॉर्मेशन हुई, यानी कि यहाँ पे फोर लिम्ब बना, यहाँ हाइंड लिम्ब बना, और ये बीच वाले पोर्शंस में कुछ अलग तरीके के काइमेरिक स्ट्रक्चर्स बनने स्टार्ट हुए। सो ये प्रूव हो गया कि ओके AER का फंक्शन है लिम्ब ग्रोथ में, लेकिन वो स्पेसिफिकेशन तो प्रोवाइड नहीं करता है। फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूव हुआ कि लिम्ब की स्पेसिफिकेशन डिसाइड करने के लिए TBX जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि लेटरल प्लेट मेसोडर्म सेल्स में सिक्रीट होते हैं। ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म्स ही लेटरल प्लेट मेसेनकाइमल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और लेटरल प्लेट मेसेनकाइमल्स जो होते हैं वो लिम्ब बर्ड के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसीलिए पिछले एक्सपेरिमेंट्स में जब हमने देखा था कि क्यों लिम्ब मेसेनकाइमा ही ज़रूरी होता है लिम्ब के डेवलपमेंट के लिए, उसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाना चाहिए। ओके, तो बेसिकली लेटरल प्लेट मेसोडर्म्स जो होते हैं वो हाइंड लिम्ब एरिया में एंड फोर लिम्ब एरिया में TBX जीन सिक्रिएट करते हैं। इसीलिए वहीं के मेसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं वो लिम्ब के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। बॉडी के किसी और पोर्शन से आप मेसेनकाइमल सेल्स उठाकर रख दोगे एंड आप ये सोचोगे कि उससे लिम्ब का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो नहीं होता है। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली ये शो किया जा रहा है कि नॉर्मली जो
जो लिम्ब का ग्रोथ होता है और एफजीएफ से इंड्यूस होने के बाद जो लिम्ब का डेवलपमेंट होता है उसमें क्या सिमिलैरिटीज या फिर क्या डिफरेंसेस हैं। नॉर्मल कंडीशन में बेसिकली 4 लिम्ब रीजन से 4 लिम्ब बड का डेवलपमेंट होता है एंड देन 4 लिम्ब का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम चिक के केस में ये एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, यहाँ पे 4 लिम्ब क्या होता है, यहाँ पे विंग होता है। ओके, हाइंड लिम्ब रीजन से हाइंड लिम्ब बड का ग्रोथ हुआ एंड देन हाइंड लिम्ब का यानी कि लेग का डेवलपमेंट हुआ। सिमिलरली एफजीएफ से इंड्यूस होने के बाद यानी 4 लिम्ब रीजन में जब एफजीएफ को इंसर्ट किया गया एंड हाइंड लिम्ब रीजन में जब एफजीएफ बीट्स को इंसर्ट किया गया, तो वहां पे भी एग्जैक्टली नॉर्मल कंडीशन जैसे ही लिम्ब का डेवलपमेंट देखने को मिला, यानी कि यहाँ पे विंग एंड यहाँ पे लेग का फॉर्मेशन। डिफरेंसेस कहाँ पे है? डिफरेंसेस तब आए जब इन दोनों लिम्बर रीजन्स के बीच में एफजीएफ बीट्स को इंसर्ट करना स्टार्ट किया गया। तो बेसिकली जब यहाँ पे एफजीएफ बीट्स को इंसर्ट किया गया तो काइमेरिक लिम्ब फॉर्मेशन होने लगे। सो अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको काइमेरिक लिम्ब देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप 2 हाफ में डिवाइड करते हैं तो 1 हाफ विंग की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है और अदर हाफ लेग की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो काइमेरिक लिम्ब का वो पोर्शन जो बॉडी के इंटीरियर रीजन के तरफ है यानी फोर लिम्ब के तरफ है, उसकी प्रॉपर्टीज विंग जैसी है, एंड जो पोस्टीरियर रीजन के तरफ है यानी लेग वाले साइड है उसकी प्रॉपर्टीज लेग जैसी है। इसके आगे भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो बेसिकली उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इन तीनों कंडीशंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये बॉडी का इंटीरियर एंड है एंड ये पोस्टीरियर एंड। ये फोर लिम्ब एरिया है, ये हाइंड लिम्ब एरिया है, यानी कि फ्यूचर में यहाँ फोर लिम्ब बनना है और यहाँ पे हाइंड लिम्ब बनना है। एफजीएफ बीट्स कहाँ कहाँ इंसर्ट हुए? सपोज यहाँ, यहाँ एंड इनके मिड में। जैसे जैसे बीट्स के पोजीशन फोर लिम्ब बर्ड एरिया के क्लोज होते गए, उनसे बनने वाले लिम्ब्स की प्रॉपर्टी फोर लिम्ब जैसी होती चली गई, यानी कि बीट जितना ज़्यादा क्लोज था फोर लिम्ब बर्ड के रीजन से, उस लिम्ब की प्रॉपर्टी उतना ही ज़्यादा फोर लिम्ब जैसी यानी कि विंग जैसी प्रॉपर्टीज रखती थी। सिमिलरली हाइंड लिम्ब के केस में भी एफजीएफ बीट्स की पोजीशन जितना क्लोज था हाइंड लिम्ब बर्ड से, उन लिम्ब्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उतनी ही ज़्यादा लेग वाली थी। सो इन सारे एक्सपेरिमेंट से ये डिड्यूस किया गया कि मे बी जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है लिम्ब के स्पेसिफिकेशन के लिए, वो स्पेसिफिकली इन्हीं रीजन्स में सिक्रीट होते हैं, इन्हीं रीजन्स में उनका एक्सप्रेशन शो होता है, हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब वाले रीजन्स में। सो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई हुए जिसमें TBX5 जीन का एक्सप्रेशन मेनली फोर लिम्ब फील्ड में देखने को मिला, और जैसे जैसे आप फोर लिम्ब फील्ड से दूर जाते जाएंगे ये प्रोटीन डिफ्यूज होता चला गया। सिमिलरली हाइंड लिम्ब केस में TBX4 जीन का एक्सप्रेशन देखा गया, जो कि हाइंड लिम्ब बर्ड से आप जितना ज़्यादा दूर होते चले जाएं वो उतना ही ज़्यादा वो प्रोटीन डिफ्यूज होता चला जाएगा। सो बेसिकली क्या होता है, बॉडी के इंटीरियर एंड में जो लेटर प्लेट मेसोडर्म्स होते हैं वो TBX5 जीन को एक्सप्रेस करते हैं, और पोस्टीरियर एंड में जो लेटर प्लेट मेसोडर्म्स होते हैं वो TBX4 जीन को एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए ये प्रोटीन्स प्राइमरली उन्हीं लिम्ब फील्ड्स में मिलते हैं, और जैसे जैसे आप उन लिम्ब फील्ड से दूर होते जाएंगे ये प्रोटीन्स डिफ्यूज होते चले जाएंगे और लिम्ब पे इनका इफेक्ट भी कम होता चला जाएगा। तो अब बात करते हैं लिम्ब बर्ड इनिशिएशन की। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी उस वीडियोस में डिस्कस किया था कि वो एक जनरल फ्रेम हम तैयार कर रहे थे, और जैसे जैसे हम आगे सीरीज़ में बढ़ते जाएंगे उसमें और मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लिम्ब बर्ड इनिशिएशन की सिग्नलिंग। ये फोर लिम्ब की सिग्नलिंग है चिक, माउस एंड फिश के केस में, और ये हाइंड लिम्ब की सिग्नलिंग है चिक एंड माउस के केस में। अगर आप ये दोनों सिग्नलिंग देखेंगे तो एक बेसिक डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो है रेटिनोइक एसिड का। पार्ट 2 में हमने ये एक फिगर को डिस्कस किया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि रेटिनोइक एसिड एंड FGF8 प्रोटीन का ग्रेडियंट जो है वो डिसाइड करता है कि प्रॉक्सिमल टाइप के बोन्स डेवलप होंगे या डिस्टल टाइप के बोन्स डेवलप होंगे। ठीक है, इन तीनों टाइप के बोन्स के डेवलपमेंट के लिए ये प्रोटीन ग्रेडियंट का होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोटीन ग्रेडियंट की शुरुआत किसके हेल्प से होती है? रेटिनोइक एसिड के हेल्प से होती है, जो कि FGF8 को ट्रांसक्रिप्शनली इनहिबिट करता है। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे रेटिनोइक एसिड का दूसरा फंक्शन भी देख सकते हैं, जो कि है TBX5 जीन को एक्सप्रेस कराने में हेल्प कर रहा है। नाउ TBX5 जीन का क्या क्या रोल है यहाँ पे? पहला है EMT। EMT का मतलब क्या होता है? EMT एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड हमें पता है कि मेसेनकाइमल सेल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लिम्ब बर्ड के ग्रोथ के लिए। ओके, इसके अलावा जो फंक्शन है TBX5 का वो है Wnt2b मॉलिक्यूल को ये एक्सप्रेस होने में हेल्प करता है। Wnt2b मॉलिक्यूल का क्या फंक्शन है?
तो ये फ्लो चार्ट अगर आपको याद होगा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि लेटरल प्लेट मेसेंकाइमल सेल्स FGF10 मॉलिक्यूल सिक्रीट करते हैं। ये FGF10 मॉलिक्यूल को फोरलिम एंड हाइंड लिम में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। फोरलिम के केस में ये मॉलिक्यूल होता है Wnt2b और हाइंडलिम के केस में आप यहाँ पे Wnt8c देख सकते हैं। ओके, माउस के केस में वो WNT मॉलिक्यूल अभी पता नहीं है, लेकिन चिक के केस में Wnt8c होता है एंड यहाँ पे फोरलिम में Wnt2b होता है। ओके, तो Wnt2b का रोल है FGF10 को स्टेबलाइज करना। ठीक है, अब ये FGF10 मॉलिक्यूल का क्या रोल है? Wnt3a मॉलिक्यूल के हेल्प से ये FGF8 के एक्सप्रेशन में हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली ये FGF10 जो होता है वो Wnt बीटा कैटेनिन पाथवे से इंड्यूस करता है AER को, ताकि वो FGF8 मॉलिक्यूल को सिक्रीट करे। तो Wnt मॉलिक्यूल जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है वो होता है Wnt3a। ओके, अब ये FGF8 जो भी एक्सप्रेस हो रहा है ये वापस से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हेल्प से लेटरल प्लेट मेसेंकाइमल सेल्स को इंड्यूस करता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा FGF10 मॉलिक्यूल सिक्रीट करें, एक्सप्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेट करें। FGF10 का क्या मेन फंक्शन है? वो लेटरल प्लेट मेसेंकाइमल सेल्स को कंटिन्यूअसली प्रोलिफरेट होने में हेल्प करता है। तो ये ओवरऑल है फोरलिम के केस में। रेटिनोइक एसिड का जहाँ पे एक फंक्शन है TBX5 जिनके एक्सप्रेशन में, ये आपको हाइंड लिम में ये इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें नहीं पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है PITX1 एंड TBX4 जीन के एक्सप्रेशन के लिए। सिमिलरली माउस के केस में भी अभी ये सारी चीज़ें अननोन है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फोरलिम की स्पेसिफिसिटी के लिए TBX5 जीन रिस्पॉन्सिबल है एंड हाइंड लिम की स्पेसिफिसिटी के लिए TBX4 जीन, और रिसेंटली 2 जीन और आइडेंटिफाई हुए हैं, वो हैं ILET1 एंड PITX1। एक एक करके इनके फंक्शन के बारे में जानते हैं। पहला है TBX5। ओके, TBX5 जीन का अगर फंक्शन लॉस होता है, TBX5 जीन अगर फंक्शन नहीं करता है, तो चिक, माइस एंड फिश के केस में, इन तीनों ऑर्गेनिज्म के केस में फोरलिम फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो कंप्लीटली फोरलिम का फॉर्मेशन, इनिशिएशन, पैटर्निंग सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है? TBX5 पे। TBX4 जीन की अगर बात करेंगे तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसका फंक्शन लॉस अलग अलग इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो अगर TBX4 जीन का फंक्शन लॉस होता है, ये फंक्शन करना बंद कर देता है, चिक के केस में कोई हाइंड लिम फॉर्मेशन नहीं होगा। वहीं पे अगर माइस के केस में देखेंगे तो इनिशियल पैटर्निंग होगी, यानी कि हाइंड लिम फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, लेकिन कंप्लीट डेवलपमेंट के पहले ही लिम का फॉर्मेशन अरेस्ट हो जाएगा, यानी प्री मैच्योर अरेस्ट होगा, जिसके कारण कैसे लिम बनेंगे? मैलफॉर्म्ड लिम्स बनेंगे। नेक्स्ट है PITX1। PITX1 का काम है हाइंड लिम जीन्स को स्टिमुलेट करना, जिसमें है HOX10 एंड TBX4। ठीक है, PITX1 नल माइस, इसके केस में क्या देखा गया है? उसमें हाइंड लिम स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मैलफॉर्म्ड होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर PITX1 जीन ये रिस्पॉन्सिबल है TBX4 के लिए, ठीक है, और अगर ये PITX1 नल माइस यानी कि जिसमें PITX1 जीन नहीं एक्सप्रेस हो रहा है, ऐसे माइस में ऑब्वियसली TBX4 जीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। और माइस के केस में हमने अभी क्या देखा? माइस के केस में हमने देखा कि TBX4 के एब्सेंस में इनिशियल पैटर्निंग होती है, लेकिन प्री मैच्योर अरेस्ट हो जाता है लिम डेवलपमेंट, यानी कि मैलफॉर्म लिम्स बनते हैं। नाउ लास्ट है ILET1। तो ILET1 हाइंड लिम फील्ड में इसका एक्सप्रेशन लिम बर्ड के फॉर्मेशन और FGF10 के एक्सप्रेशन से भी पहले शुरू हो जाता है। अगर ILET1 जीन का लॉस हुआ, यानी ILET1 जीन का फंक्शन करना बंद कर दिया, तो हाइंड लिम का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मे बी ये इंपॉर्टेंट है लिम बर्ड फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए जब ILET1 फंक्शन नहीं करता है तो हाइंड लिम का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। अगर इसे एक बार समराइज करके देखा जाए तो TBX5 का क्या काम है? तो TBX5 इनिशिएशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड स्पेसिफिकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाइंड लिम के केस में अगर देखा जाए तो TBX4 एंड ILET1 इन दोनों का काम है इनिशिएशन में, एंड PITX1 इसका काम है पैटर्निंग में। तो ये है ओवरऑल मैकेनिज्म टेट्रापॉड लिम के स्पेसिफिकेशन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रीसेंट नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके क्वेरीज को आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपनी क्वेरीज और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ वॉच वीडियो आइकन पे प्रेस करके आप डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके वहाँ के वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटिंग।